सदियों पहले जापान की रानी हिमिको के पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं कि वह किसी के भी शरीर को छू लेती तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती। उसकी ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि आखिरकार उसके अपने ही सेनापतियों ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने रानी हिमिको को हमेशा के लिए डेविल सी के बीच बसे एक सुनसान द्वीप पर जिंदा दफना दिया। तभी से उस द्वीप पर जाना मौत को दावत देने के बराबर माना जाने लगा। सालों बाद मशहूर खोजकर्ता रिचर्ड क्राफ्ट के हाथ एक ऐसा प्राचीन नक्शा लगा जो सीधे उसी रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। रिचर्ड बिना किसी डर के उस खतरनाक सफर पर निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी लारा को उसकी माँ की आखिरी निशानी एक खूबसूरत लॉकेट दिया और वादा किया कि वह जल्द ही वापस लौटेंगे। लेकिन सालों बीत गए, रिचर्ड वापस नहीं लौटे और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। अब लारा बड़ी हो चुकी थी। अपना खर्च चलाने के लिए वह बॉक्सिंग लड़ने के साथ साथ डिलीवरी का काम भी करती थी। हालांकि उसके पिता उसके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए थे और उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाली थी, लेकिन लारा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसके पिता की पुरानी बिजनेस पार्टनर एना ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर लारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिचर्ड को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किए बिना उनकी पूरी कंपनी और कई सालों की मेहनत हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। अब फैसला सिर्फ लारा के हाथ में था। अगले दिन वह मजबूरी में जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पहुंचती है, लेकिन ठीक उसी समय वकील उसे एक रहस्यमयी पजल बॉक्स देता है जिसे उसके पिता ने खास तौर पर उसके लिए छोड़ा था। लारा उस बॉक्स को ध्यान से देखने लगती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह उस रहस्यमयी पहेली को हल कर देती है और जैसे ही बॉक्स खुलता है उसके अंदर से एक चाबी और गुप्त संदेश निकलता है। उस संदेश में ऐसा कुछ लिखा था जिसने लारा को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया। बिना एक पल गवाए वह सीधे क्राफ्ट मैनर पहुंचती है। वहां अपने पिता की कब्र पर बने एक खास निशान को दबाते ही उसके सामने अचानक एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। लारा धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते से नीचे उतरती है। नीचे पहुंचते ही उसकी नजरों के सामने एक ऐसी दुनिया खुलती है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चारों तरफ प्राचीन नक्शे, रहस्यमयी कलाकृतियां और अलग अलग पहचान वाले दर्जनों पासपोर्ट रखे हुए थे। तभी वहां उसे एक रिकॉर्ड किया हुआ कैमरा मिलता है। लारा जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसके पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड एक ऐसे रहस्य के पीछे पड़ गए थे जिसका संबंध मौत के बाद की दुनिया से था। इसी तलाश ने उन्हें आखिरकार रानी हिमिको तक पहुंचा दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चेतावनी भी छोड़ी थी। अगर हिमिको से जुड़ी उनकी रिसर्च गलत लोगों के हाथ लग गई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। रिचर्ड चाहते थे कि लारा उनकी सारी फाइलें तुरंत जला दे, लेकिन लारा ऐसा नहीं करती। वह उन फाइलों को खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है और यहीं से उसे उस खोए हुए द्वीप यामाताई का नाम पता चलता है। साथ ही उसे एक और अहम सुराग मिलता है। लूरेन, वही जहाज का कप्तान जिसने कभी उसके पिता को उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। अब लारा उस द्वीप पर जाने का फैसला करती है, लेकिन इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वह अपने पिता की दी हुई वही कीमती लॉकेट बेचकर हांगकांग पहुंच जाती है। वहां उसे सिर्फ एक ही इंसान की तलाश थी, लूरेन, वही जहाज का कप्तान जो उसे उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचा सकता था। तभी कुछ लुटेरे उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारा अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उन सभी को हरा देती है और अपना बैग वापस ले आती है। इसके बाद वह लूरेन के पास पहुंचती है और उसे अपने पिता की पूरी कहानी और उनका छोड़ा हुआ संदेश दिखाती है, लेकिन संदेश पढ़ते ही लूरेन एक ऐसा खुलासा करता है जो सब कुछ बदल देता है। दरअसल वह संदेश लूरेन के लिए नहीं बल्कि उसके पिता के लिए छोड़ा गया था। लूरेन बताता है कि उसके पिता रिचर्ड के साथ वही उस रहस्यमयी यात्रा पर गया था, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी दोनों कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनकर लारा लूरेन से अपने पिता की तलाश में उसके साथ उस द्वीप पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लूरेन साफ मना कर देता है, लेकिन लारा हार मानने के बजाय उसे पैसों का लालच देती है, जिसके बाद आखिरकार लूरेन उस खतरनाक सफर के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों जहाज लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लारा अपने पिता की रिसर्च पढ़ती रहती है। तभी उसे पता चलता है कि हिमिको की कब्र तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इससे पहले कि वे उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंच पाते, समुद्र के बीच अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है और विशाल लहरें जहाज को खिलौने की तरह उछालने लगती हैं। लूरेन तुरंत लारा से जहाज से कूदने के लिए कहता है, लेकिन लारा अपना सारा सामान समेटने में लगी होती है कि तभी अचानक एक विशाल लहर पूरे जहाज को अपने अंदर समा लेती है। लूरेन तो पहले ही समुद्र में बह चुका था, जबकि लारा मौका देखकर जहाज से कूद जाती है और किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वह खुद को कुछ लोगों के बीच कैद पाती है। तभी उसकी नजर लूरेन पर पड़ती है, जो जिंदा तो था लेकिन बाकी कैदियों की तरह उसे भी जबरदस्ती मजदूरी करने पर मजबूर किया जा रहा था। दरअसल कैप्टन रानी हिमिको की कब्र का पता लगाना चाहता था और यही वह आदमी था जिसने लारा के पिता की हत्या की थी। अब लारा और लूरेन दोनों समझ चुके थे कि इस खौफनाक द्वीप से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। तभी लारा अचानक एक गार्ड पर टूट पड़ती है
है और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लारा घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। भागते भागते लारा एक ऊंची चट्टान तक पहुंच चुकी थी। पीछे से गोलियां लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थीं। तभी घबराहट में अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधी एक गहरी नदी में जा गिरती है। तेज बहाव उसे घसीटते हुए एक विशाल झरने की तरफ ले जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसकी नजर चट्टानों के बीच फंसे हजारों साल पुराने एक क्रैश प्लेन पर पड़ती है। लारा पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ बढ़ती है और किसी तरह उसे पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वह उस पर दौड़ती है, सालों पुराना लोहे का क्रैश प्लेन उसके वजन को सहन नहीं कर पाता और उसके पैरों के नीचे से टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद लारा फिर से एक गहरी खाई में जा गिरती है। गिरते हुए अचानक उसका हाथ एक पुराने पैराशूट से टकराता है। वह किसी तरह पैराशूट को खोल देती है, जिससे वह सुरक्षित जमीन पर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके शरीर में लोहे का एक नुकीला टुकड़ा गहराई तक धंस चुका होता है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। दर्द से तड़पती हुई लारा खुद ही उस लोहे के टुकड़े को अपने शरीर से बाहर निकालती है। किसी तरह वह पास की एक गुफा तक पहुंचती है और खुद को उसके अंदर छिपा लेती है। रात होते ही गुफा के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। लारा डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से जो चेहरा उसके सामने आता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रिचर्ड क्राफ्ट था, जिसे लारा पिछले 10 सालों से मरा हुआ समझ रही थी। शुरुआत में रिचर्ड को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब लारा उसे यकीन दिलाती है कि वह सचमुच उसकी बेटी है, तो 10 सालों से बिछड़े बाप बेटी आखिरकार एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन वोगेल और उसके लोग आखिरकार खुदाई करते करते हिमिको की कब्र का प्रवेश द्वार खोज निकालते हैं। इधर लारा के होश में आते ही रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी पूरी सर्च को नष्ट कर दिया था, लेकिन लारा सच बता देती है कि उसने ऐसा नहीं किया और वोगेल ने उसकी डायरी छीन ली थी, जिसमें रानी हिमिको से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद थी। यह सुनते ही रिचर्ड लारा से कहता है, अगर तुम्हारी वजह से हिमिको की कब्र खुल गई तो पूरी दुनिया ऐसी तबाही देखेगी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद लारा अकेले ही वोगेल के कैंप की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचते ही वह एक एक करके वोगेल के आदमियों को मारने लगती है, लेकिन तभी वहां लारा के पिता भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रुप का लीडर रिचर्ड को पकड़ लेता है। अब हिमिको की कब्र का प्रवेश द्वार खोलने की जिम्मेदारी लारा के कंधों पर आ जाती है। लारा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रवेश द्वार की रहस्यमयी पहेली को हल करने लगती है और आखिरकार द्वार खुल जाता है। सब लोग एक एक करके गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन उनका एक गलत कदम एक आदमी की जान ले लेता है। आगे उन्हें एक गहरी खाई दिखाई देती है, जिसके अंदर इंसानों की ढेरों हड्डियां पड़ी थीं। ये भयानक नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें गुफा की दीवार पर एक और रहस्यमयी पहेली दिखाई देती है। वे लोग अभी उस पहेली को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि अचानक गुफा का द्वार बंद हो जाता है। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। लारा भी नीचे गिरने से बाल बाल बचती है। किसी तरह सभी लोग वापस दीवार के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि यही पहेली गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। वे दीवार पर बने अलग अलग रंगों के संकेतों को सही जगह लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई भी संयोजन काम नहीं करता। तभी लारा को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। हरा रंग आजादी का प्रतीक है। वह तुरंत हरे रंग का सही संयोजन बना देती है। तभी अचानक गुफा का द्वार खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ उन्हें हिमिको की कब्र दिखाई देती है। शुरुआत में हिमिको का शरीर बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसकी कब्र खोली जाती है, उसका शरीर देखते ही देखते एक भयानक कंकाल में बदल जाता है। ग्रुप का एक आदमी हिमिको के शरीर को उठाने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ पर अचानक एक अजीब और खतरनाक संक्रमण फैलने लगता है। वह भयानक दर्द से चीखने लगता है और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है। लारा वहां मौजूद प्राचीन चित्रों और पहेलियों को देखकर एक भयानक सच समझ जाती है। हिमिको कोई जादूगरनी नहीं थी। उसके शरीर में एक बेहद खतरनाक संक्रमण मौजूद था। यही संक्रमण उस इंसान के शरीर में फैल जाता था जिसे हिमिको छूती थी। इसी वजह से उसके स्पर्श मात्र से लोगों की मौत हो जाती थी। लारा को यह भी समझ आता है कि हिमिको ने अपनी मर्जी से खुद को इस जगह कैद कर लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। रिचर्ड और लारा ग्रुप के लीडर से कहते हैं कि हिमिको को किसी भी हालत में यहाँ से बाहर मत ले जाओ, लेकिन लीडर उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वह हिमिको की एक उंगली काटकर अपने साथ ले लेता है। जैसे ही वह हिमिको की उंगली लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है, अचानक हिमिको के योद्धा वहाँ पहुँच जाते हैं और लारा पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान हिमिको का एक योद्धा लारा के पिता रिचर्ड को छू लेता है और देखते ही देखते रिचर्ड भी उस घातक संक्रमण की चपेट में आ जाता है। जब लारा अपने पिता के पास पहुंचती है तो रिचर्ड उसे समझाता है कि अब उनमें से किसी एक को यहाँ रुककर इस कब्र को नष्ट करना होगा। वह लारा से कहता है कि अगर इस जगह को नष्ट नहीं किया गया तो कोई न कोई दोबारा यहाँ पहुंच जाएगा। रिचर्ड जानता था कि अब वह नहीं बच सकता, इसीलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कई सालों बाद अपने पिता से मिलने के बाद लारा उन्हें दोबारा खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगती है और आखिरकार अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहती है।
इसके बाद लारा ग्रुप के लीडर को ढूंढने निकलती है। आखिरकार उसे लीडर मिल जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान लारा उस उंगली को उठा लेती है जिसे लीडर हिमिको की कब्र से लेकर आया था। वह उस उंगली को उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और उसे हड्डियों से भरी एक गहरी खाई में धक्का दे देती है। इसी दौरान पूरी कब्र में जोरदार विस्फोट होने लगता है। लारा तेजी से बाहर की तरफ भागती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एग्जिट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर फंस जाती है। किस्मत से लॉरेन भी वहीं मौजूद होता है और वह लारा की मदद करता है। तभी एक हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है। आखिरकार सभी लोग हेलीकॉप्टर की मदद से उस खतरनाक द्वीप से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद लारा को लंदन में दिखाया जाता है। अब उसने अपने पिता की छोड़ी हुई संपत्ति को स्वीकार कर लिया था और इसी के साथ यह रहस्यमयी और खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।